हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी फास्ट आंसर दीजिए। गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और बात, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपके यहाँ पे पॉइंट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग खूब सही से कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बता दें, आज और इसके बाद एक और दो लेक्चर अब बचे हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। हम लोग इस लेक्चर को थोड़ा सा जितना भी टाइम मिला था उससे ज्यादा, सिर्फ एक ही रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसको खींचा, सिर्फ एक रीजन था कि हम लोग बिल्कुल पहले लेक्चर में थे। मुझे अभी ये नहीं आइडिया था कि कितना हिंदी देना है, कितना इंग्लिश देना है। जैसे हम इसके पहले जब जब भी किसी बैच में पढ़ाया, तो इस बैच के पहले, यकीन हिंदी मीडियम के पहले जब मैं किसी भी बैच में पढ़ाया, तो मुझे बच्चों ने एक ही बात बोली कि सर हिंदी 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 हिंदी, मतलब और भी ज्यादा हिंदी यूज करो। पर जब मैं यकीन में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोस्टली बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलो, है ना। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं और मजा आएगा इनके साथ खूब ज्यादा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जी जो है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देनी है, खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन देनी है। बट आज का लेक्चर जो होगा वो एक बढ़िया सा प्यारा सा लेक्चर होगा, किसके लिए? कंप्लीट डाइजेशन बायोमोलिक्यूल लेवल पे। मैंने आपको बताया था, सिस्टम के लेवल में बता चुका हूं। लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं पाया जाता है। कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, कुछ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप के केमिकल होंगे, जो मैं आपको भी बता दूंगा क्लास के बाद। बिल्कुल क्लास के बाद बोलूंगा, तो क्लास के अंदर लास्ट में, है ना। लेकिन आज का जो अपना मोटिव है वो ये है कि हम बायोमोलिकुलर लेवल पे देख के कि आपके यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल किस किस स्ट्रक्चर में, यानी अगर कोई भी आपके यहाँ पे जैव अणु है तो वो आपकी मुख गुहा में कितना टूटता है, वो आपके आंत में कितना, स्टमक में कितना टूटता है, आमाशय में, वो ग्रसनी में, ग्रसिका में, ग्रहणी में, जहां पे भी जा रहा है उसकी क्या हालात रहती हैं, किस तरीके से उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं और किस तरीके से वो क्या होता है आपके यहाँ पे ब्रेक होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसके बारे में मैं क्या करूं, आपके सामने बात रखूं। और एक बात ये बनेगी आपके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इनके डिसऑर्डर, ये जाएगा आपके यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में। उसी में थोड़ा सा आपके यहाँ पे 15 से 20 मिनट का मिनरल रहेगा, और 15 से 20 मिनट का क्या रहेगा अपना विटामिन, विटामिन रहेगा, है ना। तो ये छोटे छोटे से इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं बॉडी के जो होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आइए स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे से फ्रेम को लेंगे और खूब जानदार तरीके से इसमें जान डालेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैंने शुरुआत में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि चलो ठीक है, एक एक करके सारे के सारे मतलब पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोगों को देखना है। तो अगर मैं किसी भी लेवल पे लेके जाता हूं आपको, तो मुझे ये याद रहता है कि हम लोग एक बार जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर का, ताकि रिव्यू में कोई दिक्कत बच्चों को ना हो। रिव्यू लेने का सिर्फ ये तरीका रहता है कि हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो एनसीईआरटी खोलें तो फटाफट फटाफट रैपिड फायर कर दें, है ना। तो स्टार्ट हो जाओ से जल्दी से, है ना। ये बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना। जल्दी जल्दी, और नहीं तो क्या है, थोड़ा फ्री फॉर्म में आपके यहाँ पे पढ़ाने में ज्यादा सही लगता है। और ठंडी लगेगी लगेगी क्या मतलब है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी? वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट जहां पे हम लोग डेली हिट करते हैं वो है डेंटल फार्मूला, मुख गुहा। तो सबको पता है कि मुख जो है वो मुख गुहा में खुलती है, और इस तरीके से ढेर सारी बातें इनके बारे में होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब एक एक करके पॉइंट स्टार्ट कीजिए। मुख कहाँ पे खुलेगी? आपके मुख गुहा के अंदर खुलेगी। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पाचन का सबसे मेन जो आपके यहाँ पे कंपोनेंट है वो आपके आहार नाल के अंदर पाया जाने वाला विभिन्न प्रकार का संरचना है, जैसे कि मुख गुहा, जैसे कि आमाशय, जैसे कि छोटी आंत, और आपके यहाँ पे कुछ मिनरल का डिकम्पोजिशन होता है कहाँ पे? बड़ी आंत के अंदर। फिर मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे मनुष्य के पाचन तंत्र जो होता है वो पूरी तरीके से दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्रंथियां और दूसरी होती है आपके यहाँ पे आहार नाल। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो मुख गुहा के अंदर जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, और आपके यहाँ पे क्या पाए। अच्छा, रोज रोज मैं ये पैराग्राफ तो तुम्हारे सामने रखा हूँ, बट कंटेंट में डेली बदल रहा हूँ, तो आज अब अभी आप कंटेंट को बहुत ध्यान सुनो। उसमें पाया जाता है टीथ, जिसके फॉर्मेशन के लिए आपके यहाँ पे
डेंटाइन होता है, और डेंटाइन का जो संरचना होती है वो टीथ की मुख्य संरचना होती है। जो अगर टीथ के ऊपर की वाली संरचना को देखो, जो चमकदार व्हाइट व्हाइट संरचना है, वो आपके यहाँ पे क्या होगी, वो इनेमल होगी। इनेमल क्या करता है आपके यहाँ पे, बाहर से किसी भी संरचना को आपके यहाँ पे चबाने में, तोड़ने में सक्षम है। वो हार्डेस्ट सब्सटेंस आपके शरीर का पाया जाता है, और इस तरीके से वो आपके शरीर के अंदर चबाने में सक्षम होता है। डेंटाइन नीचे से आपके यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दांतों को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, और आपके दांत की जो जॉ है उसकी गुहा में धंसी होती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग थिकोडोंट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो थिकोडोंट या गर्त दंती बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जीवन काल में जबड़े के ऊपर अरेंजमेंट को अगर इस तरीके से देखा जाए तो दो टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। एक आपके यहाँ पे टेम्पोररी अरेंजमेंट पाया जाता है, जो बचपन के शुरुआती दिनों में कुछ दिन में आता है, और उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होता है, टूट के निकल जाता है, जबकि उसकी जगह ले लेता है आपके यहाँ पे परमानेंट टीथ। और ये जब आता है आपके यहाँ पे 11-12 साल, मतलब लास्ट आपके यहाँ पे, तो उसके बाद ये पूरी लाइफ रहता है, और पूरी लाइफ आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट आपके यहाँ मांसपेशीय संरचना है, जो आपके यहाँ पे पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। विसरल मतलब आपके यहाँ, सॉरी विसरल बोल रहा हूँ, या ये जो मसल्स हैं वो आपके यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी मांसपेशियां जो हैं, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, और जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती है वो आपकी इच्छा के कंट्रोल में होती हैं। यानी कि जब जो चाहते हो वो बोलते हो। इसके ऊपर स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं। स्वादेंद्रियां जो है विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करते हैं। जो टिप है उसके ऊपर आपके यहाँ पे स्वीट पाया जाएगा। जो साइड थोड़ा सा पीछे जाओगे तो साल्ट होगा, पीछे जाओगे तो आपके यहाँ पे बिटर होगा, यानी खट्टा होगा। आपके यहाँ पे जैसे जैसे आपको संरचना देखने को मिलेगी वैसे वैसे आपको क्या करना है, देखते चले जाना। तो पहले भैया मिलेगा मीठा, उसके बाद पीछे मिलेगा नमकीन, और सबसे पीछे मिलेगा खट्टा। मैंने इसको याद करने के लिए ये भी बोला था कि एक तरीके से देख लो, अगर हम लोग अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो पहले हमें मीठा मिलता है, मीठे के बाद आपके यहाँ पे जो है नमकीन मिलती है, और नमकीन के बाद अगर ज्यादा दिन तक किसी रिश्तेदार के यहाँ रह गए तो आपके रिश्तों में खटास पड़ जाएगी। यहाँ तक की संरचना को मैंने आपके यहाँ पे क्या कर दिया था, बता दिया था। अगली देखेंगे हम लोग ये संरचना, तो एक एक करके मैं बोल रहा हूं, आप लोग फटाफट, अच्छा मैं ही बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोग जल्दी से यहां से निकल लें, तो मैं चाहता हूं इसको बोलेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, ये देखो, पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है आपके यहाँ पे ग्रसनी, है ना, तीसरा है आपके यहाँ पे जिह्वा, चौथा है आपके यहाँ पे मुख, और पांचवा है आपके यहाँ पे सबलिंगुअल ग्रंथि। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आएगी, गारंटी है। चलो, छठी है आपके यहाँ पे ग्रसिका, और सातवां है आपके यहाँ पे आमाशय, और आठवीं है आपके यहाँ पे ग्रहणी, और नौवीं है आपके यहाँ पे जेजुनम, है ना, और 10वीं है आपके यहाँ पे इलियम। ठीक है, और 11वीं है आपके यहाँ पे अंधनाल, यानी कि आपके बृहदात्र। जो 12वीं है वो है परिशेषिका। एक एक करके बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ। ये है आपके यहाँ पे बड़ी आंत का कोलन भाग, यानी आरोही। कौन सा भाग है ये? कोलन। ठीक है, ये कौन है? ये बड़ी आंत का ही पार्ट ले लेते हैं, बड़ी आंत। और ये भी आपके यहाँ पे बड़ी आंत। ये है आपके यहाँ पे सिग्मोइड। 13 13 के 3 पार्ट है ना। फिर ये 14 कौन होगा? सिग्मोइड कोलन। ये हो गया 15 मलाशय, और ये 16 क्या हो गया बेटा? गुदा। सर कुछ छोड़ दिया आपने, बिल्कुल। जो संरचना यहाँ पे है वो राइट, यानी दाहिना यकृत है। क्या है? दाहिना यकृत। और ये क्या है बेटा? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर समझ रहे हो ना? गाल। तो ये है आपके यहाँ पे गाल ब्लैडर, और इसी को बोलते हैं हम लोग, ये तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने गाल ब्लैडर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गाल ब्लैडर को क्या बोलेंगे बताओ जरा ध्यान? पित्ताशय। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इधर देखो ध्यान से, 16 के बाद ये क्या गया था? 17। फिर ये क्या गया? 18। और ये फिर ये क्या गया? 19वां क्या है? अग्न्याशय। मिल गया सबको अग्न्याशय? तो ये टोटल 19 से 20 संरचना है जिनके बारे में आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे, और तुम 720 देख ही रहे हो, तो आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बात बताते हैं आप सभी को, जल्दी से बताइए, आपके दांत का डेंटल फार्मूला होगा तो सबसे पहला दांत सामने कौन पाया जाएगा?
कृतंक। चिड़ने फाड़ने के लिए कौन पाया जाएगा? रदनक। चबाने के लिए कौन कौन पाया जाएगा? अग्रचर्वणक। और आपके यहाँ पे पीछे जो है आपके यहाँ पे कौन पाया जाएगा? चर्वणक आपके यहाँ पाएगा। चबाने के लिए मुख्यतः कौन कौन से दांत मतलब आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? तो कहते हैं ये जो दो है ना, ये और इसमें से एक, यानी दो और एक, यानी कि आपके यहाँ पे अग्र चर्वणक में आपके यहाँ पे दो आ जाएंगे और चर्वणक में आपके यहाँ पे एक या दो आ जाएगा। ये आपके यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दांत हैं। लेकिन याद रखना, जो अग्र चर्वणक होंगे उनकी दोनों संरचनाएं चबाने में आपके यहाँ पे हेल्प करेंगी। चिड़ने फाड़ने के लिए कौन सा होगा आपके यहाँ पे? रदनक। और काटने के लिए कौन सा होगा? कृतंक। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चिड़ने फाड़ने के लिए कौन होगा? रदनक। काटने के लिए कौन होगा? कृतंक। और आपके यहाँ पे चबाने के लिए कौन होगा? तो अग्र और पश्च चर्वणक होंगे। ठीक है, अग्र चर्वणक एंड चर्वणक होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, कठोर सतह पर चबाने में मदद के लिए आप यहाँ पे जो फ्रेन्युलम है वो उससे वो आपके यहाँ पे एक संरचना जिससे जीभ पूरी तरीके से घूमती है, या आपके कंट्रोल में होती है। छोटी छोटी सतहों पे आपके यहाँ पे स्वाद इंद्रियां पाई जाती हैं। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मुख गुहा में घाटी ढापन होता है। घाटी ढापन के ठीक नीचे आपके यहाँ पे वायुनलिका होती है। वायुनलिका जो होती है उसके ऊपर आपके यहाँ पे घाटी ढापन पाया जाता है। वायुनलिका एक कार्टिलेजनस संरचना होती है और घाटी ढापन भी एक कार्टिलेजनस संरचना, दोनों मुलायम कार्टिलेज होते हैं। जब भोज्य पदार्थ आपकी ग्रसनी से होते हुए आपके मतलब ग्रसिका में जाते हैं तो उस दौरान आपकी एपिग्लॉटिस भोजन के भार की वजह से थोड़ा सा दब जाती है, जिससे वो जाके आप यहाँ पे क्या कर लेती है, नीचे जो इस मतलब आपकी वायु नलिका है उसको ढक लेती है। लेकिन सिमिलरली उसी समय आपके यहाँ पे आपकी वायु नलिका भी ऊपर की तरफ आपके यहाँ पे क्या हो रही होती है? आ रही होती है। और वहां पर भी आपके यहाँ पे वायु नलिका जब ऊपर आती है तो वो क्या करती है? घाटी को ढप लेती है और इस तरीके से घाटी ढापन दोनों तरह से संयोजक रूप से ये कार्य करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, बार बार, जूलॉजी का एक भी प्रश्न, जूलॉजी में आने वाला एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ये मेरा अनाउंसमेंट है। तो अगर आप गलत करोगे तो सर जी मतलब अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि मैं मानता हूं मैं अभी एनसीईआरटी आपको कम से कम डेली एक बार पढ़ा दे रहा हूं, जितना भी आपके यहाँ पे पॉइंट है। तो अब इसके बाद भी अगर आप गड़बड़ करोगे तो सर जी गलत है ना। अब आप चलते हो किसके अंदर? जे शेप संरचना के अंदर, जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। हाँ, ग्रहणी के बारे में, ग्रसिका के बारे में तो हमने बताया नहीं। ग्रसिका की लेंथ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। ये आपके गले से होते हुए आपके यहाँ पे छाती में जाती है, डायफ्राम को छेदते हुए। ये आपके यहाँ पे टोटल इनकी संरचना जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। मस्कुलर पाइप नुमा संरचना है। अंदर आपके यहाँ पे बहुस्तरित एपिथीलिया पाई जाती है, जिसको स्क्वेमस एपिथीलिया बोलते हैं, नॉन केराटिनाइज। और बाहर से आपके यहाँ मस्कुलर संरचना भी पाई जाती है, और जो है आपके यहाँ पे सिरोसा मस्कुलस म्यूकोसा भी पाए जाते हैं। इतनी भी बात इनके लिए थी। अब उसके बाद हम लोग जे शेप संरचना में घुसते हैं, जिनका नाम आपके यहाँ पे क्या है? स्टमक, यानी आमाशय। आमाशय जे नुमा संरचना है। जो ग्रसनी आमाशय के अंदर खुलती है वो एक आपके यहाँ पे किसके स्फिंक्टर से आपके यहाँ पे पूरी तरीके से गार्ड की जाती है, जिसका नाम होता है कार्डियक संकोचक, है ना। उसको संकोचक कहते हैं स्फिंक्टर को। तो कार्डियक मैं दोनों बातें इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। तो कार्डियक संकोचक कहते हैं। अगर कार्डियक संकोचक आपके यहाँ पे सीधा बॉडी में ओपन होता है, और बॉडी को हम जठरागम बोलते हैं। बॉडी के ऊपर वाले रीजन को फंडस और नीचे वाला को जठर निर्गम बोलते हैं, यानी कि पायलोरिक बोलते हैं। जठर निर्गमी भाग आगे चल के आपके ग्रहणी में खुल जाता है, जिसको एक संकोचक, जिसको हम लोग पायलोरिक संकोचक के नाम से जानते हैं, उससे गार्ड किया जाता है। पायलोरिक संकोचक के आसपास म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा शानदार पाई जाती है, जिसमें म्यूकस कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये म्यूकस कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो बाइकार्बोनेट के साथ बंध कर आपके एपिथेलियल सरफेस को पूरी तरीके से एसिड से, स्टमक में सिक्रीट यानी स्रावित होने वाले एसिड से बचाते हैं। यहां तक की बात थी आपके यहाँ पे जो मैंने आपको बताई। अगला पॉइंट प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो भी बहुत सुपर शानदार है आपके यहाँ पे। आपको अगला पॉइंट ये देखना है कि जब ये भोजन आपकी ग्रहणी के अंदर जाता है तो ग्रहणी में पहुंचते इस भोजन को खूब ढेर सारा सिक्रेशन मिलता है। कहां से? पेनक्रियास से, जिसे हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसके जो गार्ड मतलब जिसका जो आपके यहाँ पे संरचना है वो आपके यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी से कवर्ड होता है। अंदर उसके जाओगे तो आपको एम्पुला मिलेगा, आपके यहाँ पे एम्पुला रीजन। जो एम्पुला रीजन आपके यहाँ पे लीवर का सिक्रेशन, गाल ब्लैडर का सिक्रेशन और किसका सिक्रेशन? पैनक्रियाज के सिक्रेशन को टेम्पोररी स्टोर करता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, विभिन्न प्रकार का रसायन होता है, विभिन्न प्रकार का पीएच होता है, तो हो सकता है यहाँ पे केमिकल फ्रिक्शन हो, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया पाई जाती है, और वो भी क्यूब लाइक, क्योंकि काम स्टोरेज का है, टेम्पोररी।
तो इसलिए यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाई जाती है मेरे बच्चे। लेकिन अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या आपके यहाँ पे, अग्न्याशयी आपके यहाँ पे नलिका, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा पित्ताशयी नलिका। तो कॉमन पित्ताशयी या कॉमन आपके यहाँ पे क्या, बाइल। तो अगला पॉइंट आप देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतरीन लगेगा, इस पॉइंट को देखिएगा, ये सब हो चुका है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये बाद में ले लेंगे, है ना। इस पॉइंट पे हम लोग हैं यहाँ पे, हाँ ये या इस पॉइंट पे है। तो हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपके यहाँ पे अग्न्याशयी नलिका या अग्न्याशयी वाहिनी। ये आपके यहाँ पे किसके सिक्रेशन को रिसीव करेगा, मूल पित्त वाहिनी को। मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कैसे होता है, आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी संरचना मूल पित्त वाहिनी के निर्माण में आपके यहाँ पे भाग लेती हैं। वो बोलेगा पहला पित्त वाहिनी, दूसरा दाई दाई यकृत वाहिनी, बाई यकृत वाहिनी। तो दाई यकृत वाहिनी, बाई यकृत वाहिनी, पित्त नलिका मिलकर आपके यहाँ, सॉरी, पित्त वाहिनी मिलकर आपके यहाँ पे मूल पित्त नलिका का निर्माण करते हैं मेरे बच्चे। और ये क्या होगा आपके यहाँ पे, ए होगा, बी होगा और सी होगा और डी में होगा, इनमें से सभी। यह आपके सामने पूछा जाएगा मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कौन कौन करता है। आपके यहाँ पे पूछा जाएगा पित्त वाहिनी, है ना, मूल यकृत वाहिनी मिलकर मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछेगा। अब तीसरा ऑप्शन होगा बोथ, और चौथा ऑप्शन होगा अग्न्याशयी वाहिनी, है ना। तो आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको उस तरीके से रिएक्ट करना है। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा अपने कंटेंट में जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें और भी ज्यादा पॉइंट आपके यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। मैंने कहा था सिरोसा, सिरोसा आउटर लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके बारे में बार बार बोलूंगा तो बातें खत्म हो जाएंगी, कुछ मिलेगा नहीं। बस आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे पाया जाता है, ये है एपिथेलिया, एपिथेलिया, है ना। और यहाँ पाई जाएगी भैया ग्लैंड, क्या पाई जाएगी, ग्लैंड। ये है आपके यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, और इनके बीच बीच में यहाँ पे पाया जाएगा आपके यहाँ पे क्या, नर्वस टिश्यू, नर्वस, नर्वस यानी तंत्रिका, उत्तक। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलिए मेरे साथ। तो ये था आपके यहाँ पे टोटल फ्रेम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब हम लोग चल रहे हैं आपको बताने के लिए कि मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था उसको बताना मैं कैसे वो रहे, मतलब बताए बगैर कैसे जा सकता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक फूड है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी पाचन, जैव अणुओं का पाचन। जो हेडिंग होगी वो होगी, इधर देखो ध्यान से, क्या होगी, वो होगी जैव अणुओं का पाचन, जैव अणुओं का पाचन। आपको दिखाई दे रहा है जैव अणुओं का पाचन, धन्यवाद। ये है जैव अणुओं का पाचन, सबको दिखाई दे रहा है। अब जैव अणु जो हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। जो भी जैव अणु हैं उनका कार्य क्या है, जैव अणुओं के पाचन में क्या क्या प्रक्रिया पूरी तरीके से हो रही है, ये सब कुछ हमें देखना है। यानी अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि हमने पूरी तरीके से देख लिया इस चैप्टर को, तो मैं कहूंगा अभी रुक जाओ, एक लास्ट तरीका और है देखने का इस चैप्टर को, उस तरीके से भी जरा एक बार देख लो। मेरे पास सभी बच्चे बैठे हुए हैं और सबको पता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया ना बेटे। ये लास्ट फ्रेम है आपके यहाँ पे, और ये तरीका जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं, ना तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी ना कहीं और। तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन इस फ्रेम में पूछा जाने लगा है आजकल। क्वेश्चन उस फ्रेम में नहीं पूछा जा रहा है जिस फ्रेम में आपके सामने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो पाचन तंत्र के अंदर कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, किस तरीके से आपके यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ये पूछ रहा है। मेरे पास था कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग कह रहे थे मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च। क्लियरली बहुत ध्यान से सुनोगे, आपको सब कुछ सुनाई देगा, है ना बेटे। अब अगला पॉइंट लीजिए, ये है कार्बोहाइड्रेट।
सब लोग बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सटीक कि क्या बात है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपने भोज्य पदार्थ के अंदर, अपने भोज्य पदार्थ के अंदर लिया चीनी, आपने अपने भोज्य पदार्थ के अंदर लिया ब्रेड, आपने अपने भोज्य पदार्थ के अंदर लिया, इधर देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चीनी ले सकते हो, आप ब्रेड ले सकते हो, है ना। अब ब्रेड इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं, लेकिन ब्रेड और ब्रेड में डिफरेंस क्या है? जो जिसको हम लोग ब्रेड बोलते हैं, हिंदी मीडियम के लोग, वो पन्नी में आता है, चाय में डुबो के सैंडविच बना के खाते हैं। और जो अंग्रेज लोग ब्रेड बोलते हैं, हमारी रोटी को ही ब्रेड बोलते हैं वो लोग, ये तो ब्रेड है। उनका ब्रेड फर्मेंटेड है, उनका ब्रेड फर्मेंटेड है और हमारा ब्रेड फर्मेंटेड नहीं है, तो हमारी है रोटी, हम ब्रेड नहीं बोलेंगे। आप समझो, रोटी अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम्हें रोटी दिखाई दे रही है, और अगर मैं तुमसे ब्रेड बोल रहा हूं तो तुम्हें ब्रेड दिखाई, तुम्हें दो चीज क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि इंग्लिश में दोनों की मीनिंग एक ही है? क्योंकि रोटी जो होती है वो फर्मेंटेड नहीं है, ब्रेड जो है फर्मेंटेड है। बात को समझो ध्यान से, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक रोटी है जिसको हम लोगों ने हीट से पकाया है, गर्मी से, मतलब तवे पे रख के पकाया है, कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं आई है। दूसरा ब्रेड है जिसको सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी ने मिलकर फर्मेंट किया है, उन्होंने भी उसको कहते हैं राइपेंड फ्रूट, यानी कि पका हुआ भोज्य। उनके यहाँ पे ब्रेड के लुगदी को, यानी आटे की लुगदी को नहीं खाया जाता है, कहते हैं इसको रख दो, सुबह तक ये फर्मेंट हो जाएगा, इसमें से गैस निकलेगी, काटेंगे, बेक करेंगे और खा लेंगे। हमने कहा भाई ये कैसा खाना है, आप क्या खा रहे हो? तो ब्रेड को वो लोग बेक करके खा रहे हैं। आप समझिए बात को बहुत ध्यान से। तो जो पॉइंट आपके सामने है उसको क्लियरली देखो कि आपके पास भोज्य पदार्थ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी आप चावल खा सकते हो, गेहूं खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, चीनी खा सकते हो, कुछ भी, इवन ग्लूकॉन डी ले सकते हो। जैसे ये आपकी मुख गुहा के अंदर जाएंगे, वैसे आपके मुख गुहा में 30%, 30% पके हुए, इधर देखो, पके हुए, बहुत ध्यान से, मैंने कहा था ना, बहुत ध्यान से सुना, मैं फिर बोलूंगा कि पके हुए, सुनना ना, 30% पके हुए, उसके बाद लिखो फर्मेंटेड, यानी फर्मेंटेड, और क्या, ब्रेकडाउन, मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन आपके यहाँ पे किण्वन होता। अच्छा तुम फर्मेंटेशन पढ़ना, किण्वन विड़वन ना पढ़ना, इधर देखो, फर्मेंटेड, FER, फर्मेंटेड यानी किण्वन, पके हुए, उबले हुए, उबले हुए स्टार्च का 30% आपकी मुख गुहा में, आपकी मुख गुहा में डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, डाइसैकेराइड में परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत ध्यान सुनिएगा आप। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च को लेके आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, लेके आपके यहाँ पे स्टार्च को लेके उनके पके हुए पार्ट को, बहुत ध्यान से, उनके पके हुए पार्ट को, यानी उनके फर्मेंटेड पार्ट का 30% आपकी मुख गुहा के अंदर क्या करता है, डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। और आपकी मुख गुहा के अंदर डाइसैकेराइड का ये रूप एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी मुख गुहा के अंदर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं पाया जाएगा। ये ऐसे देखना ध्यान से, ये यहां पर, यहां
पर अवशोषित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अवशोषित नहीं होंगे, अवशोषित नहीं होंगे। अच्छा, जब आप ये बात लिखोगे तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आएगी, क्यों अवशोषित नहीं होंगे? क्योंकि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकराइड प्रारूप आपके आहार नाल के अंदर कभी किसी भी रूप में अवशोषित नहीं होता है, जब तक कि ये आपके यहाँ पे मोनोसैकराइड में परिवर्तित ना हो जाए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये, अब आप यहां पर मुझसे ये सब मत पूछना कि सर ये बताओ कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा क्या है। मैं जानता हूं कि तुम सबको एंजाइम पता है, मैं ये बात जानता हूं कि तुम सबको एंजाइम पता है। एंजाइम का नाम होगा लार एमाइलेज, यानी स्लेवरी एमाइलेज। पीएच होगा 6.8, बोलो मेरे साथ साथ, पीएच कितना होगा? 6.8। और कौन सा एंजाइम होगा? लार से निकलने वाला एमाइलेज, जो आपके अधपके, फर्मेंटेड या उबले हुए भोज्य पदार्थों का 30% जो आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको किसमें परिवर्तित कर देंगे बेटे? आप यहाँ पे किसमें? डाइसैकराइड में। यही डेटा यही डेटा जो है वो एनसीईआरटी में कहता है। यही डेटा किसमें कहता है? एनसीईआरटी में। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा 30% कुल स्टार्च का, कुल स्टार्च का। आपने कहा अब ये बताओ सर कि आपको माने कि एनसीईआरटी को? हमने कहा जब मैं खुद एनसीईआरटी को मानता हूं तो मेरी क्यों मानोगे? 30% कुल स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता। आज का ये लेक्चर, उसके बाद खत्म। एक लेक्चर और लगेगा, देन खत्म पूरा चैप्टर। तो अब आपने मुझसे बोला कि सर ओके, मजा तो आ रहा है, 30% कुल स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है। हाँ पता है। ये कौन बोल रहा है? ये कह रही है एनसीईआरटी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आपके यहां पे सभी मेडिकल की बुक्स, मेडिकल बुक्स। सही क्या है मेरे बच्चों? ये सही है। करना क्या है? ये करना है। सिलेक्शन किससे होगा? इससे होगा। जानकारी किसकी होनी चाहिए? दोनों की होनी चाहिए। जब कभी कोई तुम्हें छेड़े तो तुम उसे फोड़े। यही तो पढ़ाई का सबसे शानदार फायदा होता है। अब जब ये भोज्य पदार्थ आगे जाएगा, जब ये भोज्य पदार्थ यहां से कहा जाएगा? आगे। तो आगे ये जाएगा आमाशय में। कहा जाएगा मेरे बच्चे? आमाशय में। यानी 30% डाइसैकराइड। बहुत ध्यान सुनो, 30% डाइसैकराइड। क्या आपके यहाँ पे 30% डाइसैकराइड? बहुत ध्यान से सुनिएगा। और केवल, और केवल 70% नॉन या अपचित मंड, नॉन डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। आ पा टी ता, अपचित यानी जो पचा ना हो, अपचित मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? आमाशय में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार मजेदार बात हो रही है यहाँ पे। अब तो बहुत शानदार। अब जब ये भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है मेरे बच्चों, तो आमाशय के अंदर पाई जाने वाली, इधर देखना ध्यान से, HCl और pH 1.8 से लेके 2.0, AMYLASE एमाइलेज को निष्क्रिय कर देता है।
निष्क्रिय कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं पाया जाता। आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आज का जो लेक्चर है उसको बोलते हैं पूरे का पूरा डाइजेशन जो है उसको समझ। दो लेक्चर में जो मैंने आपको बताया ना, लेक्चर नंबर 6 में और लेक्चर नंबर 7 में, दोनों को अब मैं किस प्रारूप में लेके आ रहा हूँ आपके यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के फ्रेम में, फिर प्रोटीन अभी लेके आऊंगा, फिर आपके यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लाऊंगा, और फिर आपके यहाँ पे कौन लाऊंगा, फैट लेके आऊंगा। बस डाइजेशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बचेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देख लेंगे और फिर एब्जॉर्प्शन देख लेंगे। बस ये हो गया एमाइलेज। अब अगले लाइन में चलते हैं, अगले पेज पर। जब मैं अगले पेज पर चलता हूं, तो जैसे मैं अगले पेज पर पहुंचता हूं तो तुरंत मैं पहुंच जाता हूं किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर पहुंच गया मैं, छोटी आंत के अंदर। और ये सारा पदार्थ लेके मैं छोटी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आमाशय को मिला वही कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत को भी मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से शुरू होकर, मुख गुहा से शुरू होकर गृहिणी तक पहुंचती है। मुख गुहा के बाद इनके पाचन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूट तो जाते हैं लेकिन इनका अवशोषण नहीं होता है। इनमें से कुछ नहीं। और आंसर क्या होगा, इनमें से कुछ नहीं। आप क्या बोलोगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है आपके आमाशय के अंदर। यानी आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट एज इट इज पास हो जाते हैं। 5 घंटे बैठ के आराम से सो के कार्बोहाइड्रेट कहता है अच्छा एक काम करो, गृहिणी में भेजो, वहां पे मेरा पाचन होना है। बाकी थोड़ा सा लिपिड भी हो जाता है 1%, प्रोटीन भी हो जाता है सर जी, न्यूक्लिक एसिड, और ये बिल्कुल ऐसे पास हो रहा है। आमाशय में इंटरटेन ही नहीं किया इन लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य ये था सर जी कि आमाशय जो होगा, छोटी आंत जो होगी, वहां पे इनका, तो जो जो बायोमोलिक्यूल, यहां पे ये बात लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस रूप में, जिस रूप में, जिस जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट, जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट, इधर देखना, जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट, जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट आमाशय को मिले थे, आमाशय को मिले थे। भाई अगर समझ जाना, अगर कोई बात गड़बड़ लगे तो तुम लोग पूछ जरूर लेना डाउट में। मैं डाउट अभी आपके अभी भी कमेंट्स देखता हूँ, तो मैं सबके कमेंट देखता हूँ, तो कोई भी अगर डाउट लगे तो आप पूछ लेना, मैं अगली क्लास के अंदर खट से बता दूंगा, है ना। देखो ध्यान से, जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट आमाशय को मिलते हैं, आमाशय को मिलते हैं, मिलते हैं, उसी रूप में, उसी रूप में, रूप में ये उसी रूप में ये गृहिणी को भी मिलते हैं, गृहिणी को ही मिलते हैं, मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है सर जी कि जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट आमाशय को मिलता है उसी रूप में गृहिणी को मिलता है। और गृहिणी किसका भाग है, छोटी आंत का। तो मेरे हर एक बच्चे को यह बात पता है, मेरे हर एक बच्चे को यह बात पता है कि सर जी आमाशय ने कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ भी नहीं किया। यानी कि आमाशय ने कार्बोहाइड्रेट को इंटरटेन ही नहीं किया। उसने कहा तुम तो गुहा में टूट गए, मैं तुम्हारे साथ डैशन डैशन नहीं खिलूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट भी बोला एटीट्यूड ना दिखाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास एंजाइम ही नहीं है और तुम खुद जले हुए हो एसिड से, तुम मुझे क्या तोड़ोगे, है ना। और चलो ठीक है, तुम मुझे मेरे से गुस्सा हो, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दो, इसके अंदर तो बहुत कुछ पाया जाता है, ट्राई करके देखो एक बार, करो 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 करो। तो जैसे होता है ना, जैसे स्टमक खिसिया आ जाए,
वैसी कंडीशन होगी सर जी। अच्छा, थोड़ा आज स्लो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मेरी आवाज और एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आज का मैटर काफी ज्यादा हिट है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज समझना, बहुत मजेदार बात चल रही है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज जिस पॉइंट पे भी नहीं समझ में आएगा आप बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। तो कार्बोहाइड्रेट गृहिणी को मिलते हैं, इसका मतलब कि आमाशय के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। अब गृहिणी इसको लेके चलेगी क्या आगे? जैसे गृहिणी कार्बोहाइड्रेट को लेके आगे चलेगी, आप सोचिए कि अब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जा रहा है आपके यहाँ पे? डाइसैकेराइड में, है ना? जो 30% था वो तो टूट ही गया, जो बाकी बचा हुआ है वो भी। अच्छा, आपने बोला कि सर एंजाइम का नाम बताओ, हमने कहा तुम सबको एंजाइम का नाम पता है, चलो लिखो आपके यहाँ पे पैनक्रियाटिक, PAN, अरे यार मैं बार बार इंग्लिश में लिखने लगता हूँ। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वर्क कल्चर क्या होगा? 7.8 पर। सभी के सभी, सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा ये? क्या करेगा बताइए? सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड राइड में परिवर्तित कर देगा। और अब ये डाइसैकेराइड आगे चल के, आगे चल के आपके यहाँ पे आहार नाल के, यानी कि आपके यहाँ पे आहार मतलब डिओडिनम के अंदर, यानी आहार नालीय स्त्रावण से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस, उसमें से निकलने वाले, उसमें से निकलने वाले हार्मोन माल्टेज, क्या? MALTASE, हिंदी में लिखो माल्टेज, देन लिखो सुक्रेज, SUCRAS, सुक्रेज, एंड माल्टेज होगा, सुक्रेज होगा, और लैक्टेज की उपस्थिति में मोनोसैकेराइड में परिवर्तित किया जाता है। मोनोसैकेराइड में परिवर्तित किया जाता है। और मोनोसैकेराइड वो अवस्था है जो क्या होगी आपके यहाँ पे? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को? तो ये हो गया पाचन किसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे? बायोमोलिक्यूल के अकॉर्डिंग। किसका हो गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगला देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट के बाद एक ही आता है, आपने कहा बेटा नाम बताओ, आपने कहा सर प्रोटीन। बहुत अच्छे। तो प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में होता है? नहीं, मुख गुहा के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, पीएच परफेक्ट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, सुनते जा रहे हो, ना तो एंजाइम पाए जाएंगे और ना पीएच सही होगा। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि एंजाइम के साथ पाचक रस भी नहीं होंगे, पाचक रस भी नहीं होगा। सर ये एंजाइम और पाचक रस का अलग अलग मामला है क्या? हमने कहा बिल्कुल है बेटा। तो इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसलिए मेरे बच्चों, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर, अंदर प्रोटीन का पाचन, पाचन अनुपस्थित होगा।
यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात बताइए आप मुझे। हुई ना? तो ये सबसे शानदार पार्ट था जिसको हम बोल रहे थे प्रोटीन। अब इसी को लेके हम चलते हैं ग्रहणी से होते हुए कहां पे, आमाशय के अंदर। प्रोटीन बिना चेंज हुए, प्रोटीन बिना परिवर्तित हुए कहां पहुंच गई, आमाशय में। आमाशय। अच्छा, आमाशय के अंदर क्या था? आपने कहा सर पूछो ही मत, यही बताओगे कि ऊपर नेक्स्ट पेज पर ले ले? नेक्स्ट पे लेते हैं, नेक्स्ट पे लेते हैं या फ्रेश पेज बिल्कुल। इधर देखो, प्रोटीन पहुंच गया कहां, आमाशय के अंदर। इधर देखिए, प्रोटीन कहां पहुंच गया आपके यहां पे, आमाशय के अंदर। और जब प्रोटीन आमाशय के अंदर पहुंचा, तो पहला पॉइंट, वो वहां 5 घंटे रुकेगा। अरे वाह, क्या बात है, यानी कि रेस्ट रूम है वहां पे। बिल्कुल, इधर देखो कितने घंटे रुकेगा, 5 घंटे के लिए रुकेगा। यस या नो? बहुत ध्यान से सुनो। प्रोटीन आपके आमाशय के अंदर 5 घंटे रुकेगा, 5 घंटे। गुड। और भी बात सुनो, प्रोटीन जो है वो आपके आहार नाल के अंदर पाए जाने वाले, और यहां पर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी पाए जाएंगे, है ना? यानी प्रोटीन पाचक, पाचक एंजाइम भी पाया जाएगा। अच्छा, कौन सा एंजाइम होगा, क्या होगा आपके यहाँ पे, वो सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहीं पर आपके यहाँ पे इसके लिए पीएच भी शानदार होगा, प्रोटीन को पचाने के लिए। यानी आपके यहाँ पे 1.8 से लेके 2.0, जिसपे प्रोटीन पाचक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन पाचक, पाचक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट लेके चलोगे, छोटे छोटे पॉइंट, बहुत छोटे पॉइंट। तो ये हो गया भैया प्रोटीन, और ये हो गया प्रोटीन पाचक एंजाइम। अभी और भी पॉइंट है। अब प्रोटीन पच चुका है किसके अंदर, आपके स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर आप सबको पता है कि पेप्सिन होगा, इनएक्टिव होगा, उसके बाद वो एक्टिवेट किया जाएगा, और एक्टिवेट करके ये आपके यहाँ पे प्रोटीन्स किसमें किसमें टूट चुके हैं। कुछ प्रोटीन नहीं टूटे, तो वो एज इट इज रह गए, तो उनको बोला गया प्रोटीन। कुछ टूट गए तो उनको बोला गया पेप्टोन्स, और कुछ और टूट गए उनको बोला गया प्रोटीएज। तो प्रोटीएज, प्रोटीन और पेप्टोन्स, इनमें परिवर्तित हुए कहां पे, ये आपके आमाशय के अंदर। यानी मुख गुहा के अंदर जो प्रोटीन आपने ली थी, वो मुख गुहा में अपरिवर्तित होते हुए आपके आहार नाल तक पहुंच गई। लेकिन आहार नाल में पाए जाने वाले एंजाइम और पीएच की उपस्थिति के अंदर, एंजाइम भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, पेप्सिन, और आपको पीएच भी बता दिया है, की उपस्थिति में ये आपके यहाँ पे कुछ प्रोटीन नहीं टूटती हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में रह जाती हैं। कुछ पेप्टोन और कुछ आपके यहाँ पे प्रोटीएजेस में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये चलेंगी कहां पे, अब ये पूरा का पूरा कारवां कहां चलेगा, बताओ? अब ये चलेगा भैया ग्रहणी में। कहां पहुंच गया लेके इस सब चीज को, ग्रहणी के अंदर पहुंच गया। और अब ये रीजन जो है, यह है किसका, ग्रहणी का। गृहिणी ने कहा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, लेके आओ तो सही। कितना फूड है भाई? हमने कहा बहुत ज्यादा प्रोटीन है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गृहिणी में लेके आओ। हमने कहा ठीक है भाई, गृहिणी में लेके आते हैं। हम गृहिणी में लेके गए किसको, प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को और प्रोटीजेस को। अच्छा, इसने सबके पीछे काम लगा दिया। इसने कहा एक काम करो कि इनको तोड़ते हैं अच्छे से। तो पहला जो आपके यहाँ पे एंजाइम इसने लगाया, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लियरली आपके यहाँ पे बता रहा हूं। ये हो गया ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम हो गया
काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ना। और एक हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या हो गया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और इन सब ने मिलके क्या किया, आप यहां पे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को डाई पेप्टाइड में, किसमें? डाई पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया। ये बात समझ में आई मेरे बच्चे की नहीं आई? ये पॉइंट देखो ध्यान से। अब आ रहा है बात समझ में नहीं कि प्रोटीन्स को आपकी मुख गुहा में नहीं तोड़ा गया, आमाशय ने उनको तोड़ा, थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन आमाशय में भी ये पूर्ण रूप से नहीं टूटे। फिर जैसे प्रोटीन तो जो प्रोटीएजेस के फॉर्म में ये आया आपके किसके अंदर, आप यहाँ पे गृहिणी के अंदर, गृहिणी ने कहा मेरे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, जिसको मैं इसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दूंगी। लेकिन सुनो, आगे के पाचन के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके अंदर? आहार नाल के अगले भाग के अंदर, यानी छोटी आंत के अगले भाग के अंदर जाइए, जिसका नाम है, भाग के जाइए तेजी से, जिसका नाम है आपके यहाँ पे जजनम। और जब वहां पे जाओगे सर जी, तो वहां पे आपकी जो आंत है उनके श्लेष्म में सिक्रीट हो रहे होंगे और कुछ और हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा, वहां आपको जो डाइपेप्टाइड मिलेगा उसको डाइपेप्टाइड। अब कहां पहुंच चुका है? अब पहुंच चुका है आंत्रीय रस के श्रावण के बीच, आंत्रीय रस के श्रावण के बीच, श्रावण के बीच, आंत्रीय रस के श्रावण के बीच। और ये परिवर्तित हो चुका है किसमें मेरे बच्चे? बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। ये टूट चुका है पूरी तरीके से आप यहाँ पे किसमें? अमाइनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में टूट चुका है, अमीनो अम्लों में टूट चुका है। और आपने कहा यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? हमने कहा भैया होगा डाइपेप्टाइड को तोड़ेगा तो क्या होगा? डाई पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम होगा? डाइपेप्टाइडेज। किसी को कोई दिक्कत? तो प्रोटीन भी टूट चुका है आपके सामने और बिखरा पड़ा हुआ है, अपने अपने प्रोटीन समेट लो, है ना। कहा था ना मैंने, एक एक पॉइंट बहुत शानदार सटीक जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मजेदार रहेगा, शानदार पॉइंट्स रहेंगे। याद रखिएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया वैसे प्रोटीन हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे और भी शानदार है। आगे एक बड़ा प्यारा सा, इधर देखो ध्यान से, हेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर देखो, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा सर जी, इसके साथ बड़ी दिक्कत है, न्यूक्लिक अम्ल के साथ। आपने कहा क्या? हमने कहा मुख में पाचन नहीं होता, सीधा मुख में बिल्कुल भी पाचन नहीं होगा। तो मुख से जब ये आमाशय को पहुंचे तो क्या पहुंचे आपके यहाँ पे? न्यूक्लिक अम्ल ही पहुंचे, न्यूक्लिक अम्ल ही पहुंचे। कहाँ? आमाशय में। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से, है ना। तो जब ये न्यूक्लिक अम्ल ही पहुंचे किसको? मुख से आमाशय को, यानी मुख से कहां पहुंच गए आप लोग? आमाशय के अंदर। तो आमाशय को भी ये मुख से, और ये भी अभी भी नहीं परिवर्तित हुए, अब ये कहां पहुंच गए फिर? क्या? न्यूक्लिक, ये फिर पहुंच गया न्यूक्लिक अम्ल। किसको पहुंच गया मेरे बच्चे? बहुत ध्यान से सुनिए, ये न्यूक्लिक अम्ल किसको पहुंच गया? ध्यान से सुनो,
ये न्यूक्लिक अम्ल पहुंच गया। अब ग्रहणी को, किसको पहुंच गया आपके यहाँ पे? ग्रहणी को। लेकिन ग्रहणी ने बोला डोंट वरी, मैं इनका कुछ करती हूं। ग्रहणी ने तुरंत इनके पीछे लगा दिया, किसको? एक एंजाइम को। उसने कहा बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे पैनक्रियाज ने खूब ढेर सारे एंजाइम सिक्रीट किए हैं। न्यूक्लिक अम्ल है ना, इसके पीछे न्यूक्लियस लगा देती हूँ और फिर देखना ये कैसे टूटता है। जैसे इन्होंने न्यूक्लियस लगाया, आपका मॉलिक्यूल जो था वो जस्ट फट से ब्रेक हो गया, जिसका नाम था न्यूक्लियोटाइड। क्या था नाम था आपके यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये अभी भी रुकी नहीं। इसने कहा एक मिनट, रुको 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 रुको, ये अभी और भी दिक्कत कर रहा है तुम्हें। एक काम और करते हैं, इसके पीछे लगाती हूँ मैं सुतली बम। ये अभी तक टूट नहीं रहा था ना, ले बेटा, मेरे पास एक और एंजाइम है। आपने कहा कौन सा एंजाइम है सर? उसने कहा कि मेरे पास न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोटाइडेज है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। आपने कहा सर न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? हमने कहा भैया न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड को, बहुत ध्यान सुनो रे, सुन रहे कि नहीं? न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा आपके यहाँ पे? न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित कर देगा। न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित कर देगा। अब देखो ध्यान से, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? यानी गृहिणी ने इनके ऊपर ऐसा, मतलब ऐसा बुरी तरीके से इनको तोड़ा कि ये गृहिणी में ही घुटने पे आ गए। जब ये न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित हो गए तो गृहिणी ने बोला थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करो, इंटेस्टाइनल जूस डाल दो, मामला तमाम हो जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस हाजिर हो। इंटेस्टाइनल जूस मुस्कुराते हुए आए, आखिरकार मेरा काम पड़ ही गया। हमने कहा हाँ बताओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, इनको दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियोसाइडेज दे देते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड दे दिया ना, न्यूक्लियस दे दिया ना, अब न्यूक्लियोसाइडेज दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, हम दे देते हैं न्यूक्लियोसाइडेज दे देते हैं, साइडेज। साइडेज दे देते हैं, अब क्या होगा? उसने कहा अभी उस पार्ट में परिवर्तित हो जाएंगे जो ये अवशोषित भी हो सकते हैं, यानी कि शर्करा और क्षार में, यानी शर्करा और क्षार में परिवर्तित। अब आप इनको लेके जा सकते हो। मैंने कहा वाह, वेरी गुड। यानी कि ये था आपके यहाँ पे, यानी मुख गुहा में न्यूक्लिक एसिड का पाचन नहीं हुआ, आपके आमाशय के अंदर न्यूक्लिक एसिड का पाचन नहीं हुआ। आपके छोटी आंत के आपके यहाँ पे गृहिणी में दो एंजाइम आए, न्यूक्लिएज और न्यूक्लियोटाइडेज। इन्होंने क्या किया, इनको न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित किया। और न्यूक्लियोसाइड पे किसका हुआ आपके यहाँ पे इम्पैक्ट? किसका इम्पैक्ट हुआ बेटा? आपके यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड पे इम्पैक्ट हुआ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम का, यानी कि सक्कस सिंटेरिकस का, यानी आंतरीय रस का। और आंतरीय रस ने उनको क्षार और शर्करा में परिवर्तित कर दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर जी पाइसीकरण भी फैट का बहुत शानदार हेडिंग आएगा आपके यहाँ पे, अभी आने वाला है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वसा, है ना, यानी कि वसा का पाचन। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग है आपके यहाँ पे वसा का पाचन। वसा ब्रैकेट में फैट, FAT फैट डैश में वसा का पाचन। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? फैट डाइजेशन,
मुख गुहा के अंदर फैट का डाइजेशन अनुपस्थित होता है क्योंकि किसी भी प्रकार का एंजाइम मुख गुहा के अंदर नहीं पाया जाता है। यानी फैट को उनके एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का कोई यहां पर रोल नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या होगा आपके यहाँ पे। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी यहां पर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, पाचन किसका, फैट का यानी कि वसा का। अब गौर से सुनिएगा बात को, वसा का पाचन हो रहा है और इन्होंने आपके यहाँ पे पाचन के लिए बोला यानी कि फैट डाइजेशन। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं। तो फैट डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे वसा का पूरी तरीके से पाचन होने जा रहा है, मुख गुहा में वसा का पाचन नहीं होता है। यानी फैट ऐसे ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फैट यानी कि लिपिड, LIPID लिपिड, फैट बिना परिवर्तित ही हुए ही चले जाएंगे किसमें, आपके यहाँ पे आमाशय के, आमाशय के। और आमाशय के अंदर जब पहुंचेगा कौन, फैट, फैट तो आमाशय की दूरस्थ नलिका यानी कि दूरस्थ एंड जो होगा वो होगा जो आपके यहाँ पे जठर, जठर निर्गमी। तो जो फैट होगा वो लगभग जठर निर्गमी के पास, कहाँ पे, लगभग, इधर देखो ध्यान से, लगभग जठर निर्गमी, जठर निर्गमी, जठर, जठर निर्गमी के पास, के पास फैट के 1%, 1% भाग को, भाग को, भाग को इधर देखना ध्यान से, लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज में भाग को, गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में 3.0 pH पर पाचित करते हैं, केवल 1% करते हैं। ये बात हुई। लेकिन जब यही 99% फैट कहाँ पहुंच जाता है आपके यहाँ पे, 99% फैट पहुंच जाएगा आपके यहाँ पे, कहाँ पे, ग्रहणी में। ग्रहणी में, तो ग्रहणी इनके ऊपर लगा देगी क्या, पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या लगा देगी बताओ, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा वो क्या करेगा, 99% फैट को अब डिकम्पोज करना शुरू करने जा रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज किसमें, डाइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देगा, किसमें, डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड में परिवर्तित करेगा। और डाइग्लिसराइड इसको क्या करेगा, मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देगा, किसमें, मोनोग्लिसराइड में, मोनो, मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित। और मोनोग्लिसराइड आगे चल के इनको किस पार्ट में तोड़ेगा, दो पार्ट, दो पार्ट में, आगे चल के कितने पार्ट में तोड़ेगा, दो पार्ट में। एक को हम लोग बोलेंगे वसीय अम्ल और दूसरे को ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और
ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लिसरॉल भी लिख सकते हो, गिल्ली पे जो छोटी की मात्रा लगा के। तो ये हो गया आपके यहाँ पे सर जी क्या, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ये थोड़े थोड़े से फ्रेम थे जिनके बारे में हम लोगों को देखना था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये फ्रेम जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेम आपको जानना चाहिए और इस फ्रेम में आपको आना चाहिए, है ना। तो ये था आपके यहाँ पे। कुछ और रोचक तथ्य आपको बताता हूं जो भी आपके नीट में पूछे जाएंगे। ये सबसे लास्ट पॉइंट होगा, प्लीज, क्या बोल रहा हूं मैं, ये सबसे लास्ट पॉइंट होगा। इधर देखो, पहला, है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी दवा। दूसरा, उल्टी की दवा, दवा, है ना, होम्योपैथी की दवा, उल्टी की दवा, और एमटीपी की दवा, मुख में ही अवशोषित हो जाती है, हो जाती। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, कुछ दवाएं 100% मदिरा, यानी अल्कोहल, यानी दारू नहीं लिखे, वाला जाइलम फ्लेम करने लगोगे तुम। मदिरा और और मदिरा का अवशोषण, अवशोषण, पाचन निर्माण, ठीक है। कुछ दवाएं, कुछ दवाओं का अवशोषण, दवाओं का अवशोषण, है ना। और इधर देखना ध्यान से, और आप यहाँ पे विटामिन B12 का निर्माण, विटामिन B12 का निर्माण आमाशय के अंदर होता, आमाशय के अंदर होता, अंदर होता। तीसरा पॉइंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम का अवशोषण ग्रहणी में होता है, में होता है। और सुनो, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है, और भी तो सुनो। इधर देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम का अवशोषण यहाँ होता है, और इधर देखो, और अधिकांश पाचन, अधिकांश पाचन कहाँ पे होगा, ग्रहणी में। अधिकांश शोषण कहाँ होगा, पाचन एवं अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा,
गृहिणी और जेजुनम में हो। अच्छा, आज जो मैंने दिया है तुम्हें, ये है संपूर्ण नोट्स। इसमें समझाना नहीं था ज्यादा, इसमें आपको खूब प्यारे से नोट देने थे, नोट। तो इसलिए हो सकता है हमारा आपका जो है एक दूसरे से जो है बात जो है सही ना रही हो, आई कांटेक्ट सही ना रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही समझा रहा है, क्या कर रहे हैं सर जी। ये सारी सब कुछ बातें हुई होंगी अपने सामने, बट हम लोगों को इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि हम लोग ये देखें कि इस तरीके से अवशोषण और पाचन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो ये था आज का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा लेक्चर जिसको आपको लेके जाना था। मात्र एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने सिर्फ इसको। उसके बाद एक लेक्चर जो रिकॉर्ड करूंगा वो 1 घंटे 45 मिनट का होगा। किसी भी लेवल पे कहीं पर भी, शुरुआत में भी 1 2 लेक्चर छोटे गए थे, इसको सिर्फ इसलिए छोटा कर रहा हूँ कि इसके बाद जो चीज है वो अगर मैं स्टार्ट करूंगा जैसे अवशोषण, तो आधे घंटे चलेगा, तो टाइम ओवर हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि अवशोषण और ये सब कुछ आपके यहाँ पे एक लेक्चर में है। तो अवशोषण, विटामिन और मिनरल, अब ये पॉइंट बचे हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है, बस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को या बड़ी आंत को, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद द फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। और खूब जबरदस्त, अच्छा एक और बात शानदार, आप सभी को हैप्पी दिवाली, बिल्कुल एडवांस में। आप सब बिल्कुल मस्त बिंदास होकर तैयारी करो, कोई बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। खूब जबरदस्त तैयारी करोगे, अगली दिवाली और शानदार होगी, है ना। डॉक्टर बन जाओगे, किसी मेडिकल कॉलेज में रहोगे, एटीट्यूड रहेगा अपना कि हाँ मैं कुछ हूँ, कुछ काबिल हूँ। और हर वो काम करना जिससे खुशी मिले। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, भाड़ में जाए। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैटर नहीं करता है। करो, बिंदास, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास होकर पढ़ाई करो, बस यही एक आप यहाँ पे मंत्र है सक्सेस का। तो कनेक्टेड रहो और पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और भाई सभी को हैप्पी हैप्पी बहुत बड़ी वाली दिवाली। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।